नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक संसद से पारित। विपक्ष के अवरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया विधेयक। गतिरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। असंसदीय आचरण के लिए राज्यसभा में 12 सदस्य सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित व्यवहार को लेकर कार्रवाई। विपक्षी दलों ने निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री की सदस्यों से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील। संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। कहा, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच जरूरी। 14 दिनों का यात्रा विवरण और एयरपोर्ट पहुंचने पर कोविड टेस्ट अनिवार्य। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली से सटे राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। संसद के सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 संसद से पारित कर दिया गया। हालांकि गतिरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को पेश करते हुए इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले इस निरसन विधेयक को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। हालांकि विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने कहा कि तीनों कृषि विधेयकों को पारित करते समय व्यापक चर्चा हो चुकी है। सरकार का मनसा इतना ही था कि आज लोकसभा में पारित करके आज ही राज्यसभा में इसका पारित करके एक संदेश हम देना चाहते थे और प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था। और आपका भी, अपोजिशन का भी डिमांड था कि इसको रिपील करो। आपका ही डिमांड हम मान रहे हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खेरे का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर। सत्र के पहले दिन कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान असंसदीय आचरण के लिए मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के अवरोध के बीच सदन से मंजूरी दे दी गई। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में गतिरोध के दौरान धक्का मुक्की करने
और सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। श्री अलारम करीम सीपीएम, श्रीमती फूला देवी नेताम आईएनसी, श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी, श्री रिपुन बोरा आईएनसी, श्री विनय विश्वम सीपीआई, श्री राजमणि पटेल आईएनसी, मिस डोला सेन आईटीसी, श्रीमती शांता छेत्री आईटीसी, श्री सैयद नासिर हुसैन आईएनसी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, श्री अनिल देसाई शिवसेना एंड श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। और इस बीच विपक्षी दलों ने यह कहा है कि पिछले सत्र की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सांसदों को निलंबित करने के लिए सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव अप्रत्याशित और राज्यसभा के कामकाज और प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों का उल्लंघन है। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया सीसीटीवी के हिसाब से, अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। No opportunity was given to the persons against whom the allegations were made or inquiry was made. It is a denial of principle of natural justice. It attracts Article 14 of the Constitution of India. सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक चाहते हैं कि संसद में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर बहस हो, देश के विकास के लिए मार्ग खोजे जाएं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देश को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना होगा। साथ ही 14 दिन की यात्रा का विवरण जमा करना होगा। यात्रा से 72 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को के आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण कराना होगा। साथ ही परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर ही उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर से परीक्षण कराना होगा। दोबारा रिपोर्ट निगेटिव आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह ही परीक्षण से गुजरना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है, लेकिन कोविड के लक्षण पाए जाने पर परीक्षण अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि देश भर में कोविड मामलों के लिए निगरानी नेटवर्क मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और उनसे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करने को कहा है। इसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों और विशेष रूप से जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के मामलों में कड़े दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। सभी पॉजिटिव नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएं, जिससे उनकी जीनोम श्रृंखला की जांच की जा सके। वहीं राज्यों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 150 करोड़ टीकाकरण की तरफ तेजी से अग्रसर है, लेकिन कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 123 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 42 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। 8,000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस समय देश में कुल 1,03,859 सक्रिय मामले हैं। स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.34% हो गई है। और दुनिया में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के और मामले आने के बाद से कई देशों ने अपनी सीमा बंद करने जैसे एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि WHO का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया जो वेरिएंट है वो पहले सामने आए वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। WHO ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगाएं। जापान ने कल से दुनिया भर से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिससे इस महीने की शुरुआत में दी गई ढील पर काफी असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का तीसरा मामला सामने आया है और ऐसे में सरकार इस सप्ताह प्रतिबंधों में राहत देने की योजना पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि न्यूजीलैंड ने अनलॉक की तरफ बढ़ने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने यह जानकारी दी है। और इसी बीच पुर्तगाल के एक पेशेवर फुटबॉल क्लब में ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पहचान हुई है। स्पेन ने 7 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिन का पृथकवास अनिवार्य कर दिया है। स्कॉटलैंड की सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के 6 नए मामले आने की पुष्टि की है, जिससे ब्रिटेन में इसके कुल मामले बढ़कर 9 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद देश में पहले स्तर का लॉकडाउन ही लागू रहेगा। उन्होंने यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले 20 से अधिक देशों से पाबंदी तुरंत हटाने की अपील की है। आज की खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा। हम चर्चा के लिए तैयार है। The question is that the bill be passed. पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात। Law has been passed. एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव अब से संसद टीवी पर। राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण, विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। केरल में एलडीएफ उम्मीदवार जोस के मणि राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उपचुनाव में जोस के मणि को 137 वोटों में 96 वोट मिले। वहीं विपक्षी यूडीएफ उम्मीदवार सुरनाद राजशेखरन को 40 वोट मिले। 3 लोगों ने खराब स्वास्थ्य की वजह से वोट नहीं दिया। बीजेपी ने त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में 334 में से 329 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने अगरतला नगर निगम सहित 13 शहरी स्थानीय निकायों की 222 सीटों में से 217 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं सीपीआई ने 3 और तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। नागालैंड के दौरे पर गए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कोहिमा में करगिल युद्ध के नायक दिवंगत कैप्टन एन.के. गुरुसे के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें ऑपरेशन विजय में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 5 दिन का ये सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही गठबंधन को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही लोगों को समस्याओं का समाधान जल्द होने का भरोसा दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार सजग हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसे लेकर देहरादून में हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के तीर्थ यात्री निवास के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से काफी समय से तीर्थ यात्री निवास की मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अब 4 महीने तक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए यह आदेश दिया। भ्रष्टाचार के मामले में चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर 30 नवंबर तक पेश होने का निर्देश दिया है। जूट आयुक्त ने कच्चे जूट की कीमत को 7,200 रुपए प्रति क्विंटल करने के भारतीय जूट मिल संघ के सुझाव को नकार दिया है। साथ ही जूट आयुक्त ने जूट से बने बोरों के लिए एक कीमत दायरा तय करने को भी कहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखे जाने का निर्देश दिया है। असम में आज से 1 हफ्ते का कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में 2.10 करोड़ लोगों का कोविड-19 टीकों की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं करीब 3 लाख लोग अभी भी बचे हैं। सभी वयस्कों को पहली खुराक देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई।
महाराष्ट्र के ठाणे के एक वृद्धाश्रम में 67 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इतने लोगों के एक साथ कोविड-19 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। इन सभी को ठाणे के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिर से खोल दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद कडप्पा, नेल्लौर, चित्तूर समेत कुछ जिलों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां के डैम में पानी अधिक होने के बाद छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट समेत कई तटीय जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जलभराव के बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अब देश दुनिया की कुछ और अहम खबरें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर जवाब दे। और इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली और इससे सटे राज्यों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के निर्देशों के अनुपालन को लेकर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हलफनामे पर गौर किया और प्रदूषण पर आयोग की ओर से सुझाए गए उपायों का हवाला देते हुए निर्देशों के अनुपालन को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बुधवार शाम तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक जारी रखने की बात कही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर 7 दिसंबर तक प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति होगी। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन का जो कार्य है वो फर्दर ऑर्डर तक बैन रहेगा। जो ट्रक हैं जो सामान लेकर के दिल्ली के अंदर आते हैं, उन ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक के लिए बैन की जा रही है। तो जो छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक हैं और जो सीएनजी ट्रक हैं उनकी एंट्री रहेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए साल 2017-18 के भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमानों की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 1.15% से बढ़कर 1.35% हो गया है। सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में 2017-18 में कुल खर्च बढ़कर जीडीपी के 1.35% पर पहुंच गया है, जबकि 2013-14 में ये 1.15% था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी कि एनएचए ने आज ये अनुमान रिपोर्ट जारी की है। एनएचए की 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का खर्च 2017-18 में बढ़कर 40.8% रहा, जो कि 2013-14 में 28.6% था। प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से सरकार का स्वास्थ्य मद में खर्च 2017-18 में 1,753 रुपए रहा, जो 2013-14 में 1,042 रुपए था। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रयास का सकारात्मक असर दिख रहा है। लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च 2017-18 में घटकर 48.8% रहा, जो 2013-14 में 64.2% था। लोकसभा सांसद भृतहरि मेहताब ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पहली स्थायी समिति की ब्यूरो बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में भारत के अहम योगदान की चर्चा की। सांसद भृतहरि मेहताब ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में हमेशा बढ़ चढ़कर योगदान दिया है।
इसी बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए, जिसका सांसद संजय जायसवाल ने उत्तर के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाब दिया। भर्तृहरि मेहताब ने बुरुंडी की सीनेट के अध्यक्ष इमैनुअल सिंजो हागेरा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के मैड्रिड में आयोजित 143वीं आईपीयू विधानसभा में हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद विष्णु दयाल रामदिया कुमारी, डॉक्टर संजय जायसवाल, पूनमबेन मैडम और डॉक्टर सस्मित पात्रा ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय रेलवे के नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भारतीय रेलवे द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के हर हिस्से को जोड़ा है और ये विविधता में राष्ट्रों की अंतर्निहित एकता का सूक्ष्म रूप है। आईआरएस सर्विसेज में सेलेक्ट हुए नवनियुक्त अधिकारियों में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम यात्रियों को नई नई सुविधाएं दे रहे हैं, ऑन बोर्ड सर्विसेज में भी सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत स्कोप है। हम वर्ल्ड की रेलवे की स्टडी करें तो अब भी अनेक ऐसी सर्विसेज हैं जो हम हमारे देश में मौजूद सुविधाओं को और बेहतर बनाकर उपलब्ध करवा सकते हैं। और अब खेल की खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया आखिरी विकेट लेने में नाकाम रही और अंत में मैच ड्रॉ हो गया। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य दिया था। 284 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 98 ओवर की बल्लेबाजी की और 9 विकेट खोए। आखिरी के 52 गेंदों में भी भारतीय गेंदबाज आखिरी विकेट नहीं ले सके। इस तरह मुकाबले का नतीजा ड्रॉ रहा। आपको बता दें कि साल 2017 के बाद ये पहली बार है जब भारत में कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 7 मैचों में पहली बार कोई मुकाबला ड्रॉ कराया है। बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर ने बैंड शो का आयोजन किया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी धुन के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।